नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे मध्यकालीन शिक्षा से संबंधित जानकारियां और साहित्य से संबंधित जानकारियों के बारे में कि भाई इनके आधार पर क्वेश्चन पेपरों में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चनों के आधार पर भी जितने भी हमारे टॉपिक हैं उन सभी को हल करके दिखाएंगे, चाहे वो प्राचीन इतिहास से संबंधित हो या मध्यकालीन इतिहास से या आधुनिक इतिहास से। अभी तो हम जो वीडियो आपको दे रहे हैं, यानी पहुंचा रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस माध्यम से कि आप इनके विस्तार के बारे में जानें कि भाई विस्तार से इनके समय में आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य या घटनाएं घटित हुई थी। फिर उनके बाद जो हमारी आने वाली वीडियो है वो क्वेश्चन आंसर के आधार पर मैं उन्हें हल करके दिखाऊंगा कि प्राचीन इतिहास से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, मध्यकालीन इतिहास से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और आधुनिक से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। वो सारी चीजें हम आपको अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं मुगल कालीन शिक्षा के बारे में। भाई अगर शिक्षा की बात करें तो मुगलों का जो शिक्षा का माध्यम था वो क्या था? मदरसे, मकतब। ठीक है, ये क्या थे? ये इनके शिक्षा के माध्यम थे मुगलों के। तो अब कौन से बादशाहों ने किस प्रकार से शिक्षा ली या शिक्षा के लिए क्या क्या विशेष कार्य किए उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखो, इनकी जो शिक्षा का माध्यम था क्या है? मकतब या मदरसे जो होते थे, ठीक है ना, इनसे मुगल कालीन शिक्षा के बारे में जानकारियां मिलती थी। बात करते हैं शिक्षा में जो रुचि लेने वाला पहला बादशाह था वो था बाबर। शिक्षा में रुचि भी लेता था, विद्वान भी था। तो इसलिए बाबर ने क्या करा? शिक्षा के लिए सूरत-ए-आम, क्या सूरत-ए-आम शिक्षा विभाग खोला, यानी स्थापित किया शिक्षा विभाग। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था स्कूलों को, यानी स्कूल और कॉलेजों, यानी उस समय के मदरसे और पाठशाला मुगल कालीन, ठीक है ना। इस्लामिक ये भी जान लेना। तो इस्लामिक पाठशाला और मदरसों की व्यवस्था करना इस विभाग का कार्य था। ये थे शिक्षा से संबंधित बाबर के। ठीक है, बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं विद्वान था और इसका जो पसंदीदा जो इसकी एक तरीके से पुस्तकें थी या फिर इसकी जो सबसे ज्यादा रुचि थी वो किसमें थी? तो वो ज्योतिषी और भूगोल में। ठीक है, ज्योतिषी और भूगोल का एक क्या था? ज्ञाता था। ज्योतिषी के अनुसार आप ये मान लीजिए ये प्रतिदिन उसी के अनुसार, यानी दिन के अनुसार ही कपड़े बदलता था और अपने हाथों में अंगूठियां, यानी उसी प्रकार की नग वाली अंगूठियां भी पहनता था। और इसकी जो इसने एक चुनिंदा जिसमें अच्छी अच्छी पुस्तकें होती थी, इसने शिक्षा के लिए पुस्तकालय भी खुलवाया था। कहां? दिल्ली, यानी दीन पनाह में क्या था वो पुस्तकालय? सूर्यमंडल। और उसी से गिरकर इसकी मृत्यु भी होती है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से? इसकी धाय मां, अकबर की धाय मां, यानी माहम बेगम और हुमायूं, याद रखना, माहम बेगम और हुमायूं ने मिलकर दिल्ली में मदरसा-ए बेगम, क्या नाम है? मदरसा-ए बेगम, जिसको इतिहास में और भी जाना जाता है खैरुल मनाजिल। याद रखना, मदरसा-ए बेगम को खैरुल मनाजिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब ये हो गई हुमायूं के समय से संबंधित शिक्षा। इसने शिक्षा के लिए ये प्रयास किए। बात करते हैं अकबर की। भाई पहला मुगल बादशाह जो कि अनपढ़ था, यानी अशिक्षित था, कौन था? अकबर। ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया काफी बार। तो अकबर क्या था? अशिक्षित था, लेकिन शिक्षा में बहुत रुचि थी। शिक्षा को प्राश्रय भी देता था, यानी प्रोत्साहित भी करता था। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इसने क्या क्या कार्य किए कि फतेहपुर सीकरी में, याद रखना किसमें?
फतेहपुर सीकरी, लाहौर और आगरा। ये तीनों बड़े बड़े उस समय के सूबों में, ठीक है, क्या करे थे, मकतब मकतब और मदरसों का निर्माण कराया था। किसमें, इसने ना अपने समय की फारसी भाषा, क्या, अपने समय की फारसी भाषा को इसने प्रोत्साहन दिया था। क्यों, क्योंकि ये जो थे मुगल, अरबी, तुर्की और फारसी, इन तीनों को ज्यादा महत्व देते थे, तो अकबर ने फारसी भाषा को ज्यादा महत्व दिया। और इसके स्थान पर क्या है, स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषा क्या थी उस समय, हिंदवी यानी हिंदी। हिंदी के जो कि उस समय कागजात होते थे, लेखा जोखा जिसमें किया जाता था, वो बंद करवा दिए थे। क्या, कागजात रखना, हिंदी में कागजातों को रखना बंद करवा दिया था, यानी अगर करने हैं तो फारसी भाषा में करो। बात करते हैं अगले बादशाह शाहजहां की। तो शाहजहां ने शिक्षा के लिए क्या करा, दारुल वर्का, दारुल वर्का नामक कॉलेज की मरम्मत कराई थी, ना कि इसे स्थापित किया था। याद रखना कि इसने दारुल वर्का नामक कॉलेज, कॉलेज यानी मदरसा, मकतब, उसकी क्या करी थी, मरम्मत कराई थी। ठीक है, क्या कराई थी, मरम्मत, याद रखना, मरम्मत कराई थी, यानी वो पहले से ही बना हुआ था, उसमें जो टूट फूट थी उसे सही करके इसे सुव्यवस्थित यानी अच्छी तरह से उसको कराया था। सबसे ज्यादा विद्वान कौन था, दारा शिकोह और जहांआरा। भाई शिक्षा से संबंधित बात चल रही है अभी, ठीक है। तो दारा शिकोह ने जो भी उपनिषदों का हिंदी यानी उपनिषद जो थे जिनका फारसी में अनुवाद किया, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे साहित्य में। क्यों, क्योंकि अभी चलिए गई इन्होंने शिक्षा के लिए कौन कौन से पाठशाला या मदरसे या मकतबों का स्थापित किए या निर्माण किया, उनके बारे में जान रहे हैं। और जो इनसे संबंधित इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी या ग्रंथ लिखे, या कौन कौन सी ये इन्होंने जो क्या में ग्रंथ और पुस्तकें ही होती हैं, किन किन का इन्होंने निर्माण किया, निर्माण यानी वो लिखित में उनका प्रतिरूप बनाया, उसके बारे में हम जानेंगे साहित्य से। तो दारा शिकोह बहुत बड़ा विद्वान था, जहांआरा भी अच्छी पढ़ी लिखी थी यानी विद्वान थी, और फारसी और अरबी की बहुत बड़ी दोनों भाषाओं की अच्छी ज्ञाता थी। बात करते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के समय में क्या है, ये भाई ये इस्लाम के प्रति बहुत ज्यादा मानने वाला यानी कट्टर मुसलमान एक तरह का था। तो इसने क्या करा, मकतबों और मदरसों के लिए ये राज्य की तरफ से सहायता देता था। कौन, औरंगजेब सहायता देता था, लेकिन इसकी एक कमी थी कि इसने भेदभाव वाली नीति अपनाई, यानी हिंदुओं को एक तरफा कर दिया, मुसलमानों के प्रति सहानुभूति रखता था, इसलिए उनके मदरसों के लिए तो यह सहायता करता था, और हिंदुओं के लिए इसने हिंदू पाठशालाओं को बंद करवाने का भी इसने आज्ञा पत्र दे दिया। इसकी एक पुत्री थी जिस जो निर्वासित थी, निर्वासित मतलब जब उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ तो इसने पक्ष लिया था, ठीक है, उसने पक्ष ले लिया था इसके शहजादों का, जिसकी वजह से इसे निष्कासित कर दिया था। जैबुन्निसा, जैबुन्निसा ने क्या करा, बैतुल उल उलूम, बैतुल उल उलूम स्कूल खुलवाया, यानी एक मदरसे का निर्माण किया था। याद रखना, जिन जिन के मैं नाम आपको दे रहा हूं इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। चाहे आप पिछले जितने भी पेपर हैं उन्हें आप उठा के देख लेना। इसके अलावा अब देखो, इसके अलावा मुगल कालीन शिक्षा के कहां कहां पर मदरसे थे, कौन कौन सी जगह पर थे, और वो वहां पर किस प्रकार की या किस तरह की शिक्षा देते थे, उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, नखलऊ का जो मदरसा था, नखलऊ के मदरसे का नाम था फिरंगी महल। क्या था, फिरंगी महल। शिक्षा किस चीज की मिलती थी यहां पर,
न्याय की शिक्षा मिलती थी। क्या? लखनऊ के मदरसे यानी फिरंगी महल से न्याय की शिक्षा मिलती थी। और सियालकोट में था एक मदरसा। क्या? सियालकोट के मदरसे से किस चीज की शिक्षा मिलती थी? तो व्याकरण की शिक्षा मिलती थी। क्या थी? व्याकरण की शिक्षा मिलती थी। अब इनमें भी विद्यार्थियों को 3 प्रकार की उपाधि मिलती थी। इन मदरसों में भी, मुगल कालीन मदरसों की बात चल रही है कि इन मदरसों से भी विद्यार्थियों के लिए 3 प्रकार की उपाधियां थी। कितनी? 3 प्रकार की उपाधियां थी। कौन कौन सी? उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहली उपाधि, जो विद्यार्थी तर्क और दर्शन, क्या? तर्क और दर्शन पर शिक्षा प्राप्त करते थे। किस पर? तर्क और दर्शन पर शिक्षा प्राप्त करते थे, उन्हें कहा जाता था विद्यार्थियों को फाजिल। उन्हें फाजिल कहा जाता था। और जो विद्यार्थी धार्मिक शिक्षा लेते थे, ग्रहण करते थे और देते थे, उन्हें कहा जाता था अमिल। क्या? आमिल। याद रखना। तीसरे प्रकार के जो विद्यार्थी थे, जो साहित्य के विद्यार्थी थे। किसके? साहित्य के। उनको क्या कहा जाता था? उनको जो उपाधि मिलती थी किस प्रकार की? उन्हें कहते थे काबिल। क्या थी? काबिल। तो ये जो घटनाएं हैं, यानी ये जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं, जो संबंधित नाम हैं, वो मुगल कालीन शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इन्हीं के आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। बात करते हैं साहित्य के, मुगल कालीन साहित्य के बारे में। क्या? मुगल कालीन साहित्य के बारे में। अब साहित्य की अगर हम बात करें तो मुगल कालीन साहित्य सब शुरू कहां से होता है? बाबर से। तो बाबर ने स्वयं अपने द्वारा, यानी स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्या? तुजुके बाबरी। बाबर ने अपनी आत्मकथा किसमें लिखी थी? तुजुके बाबरी, यानी तुर्की भाषा में। तुजुके बाबरी कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में, तुजुके बाबरी। और ये यहां से क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। अब इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? तुजुके बाबरी को बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रख लेना। तो बाबरनामा के जो नाम से जानी जाती है, इसका फारसी में जो अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है? बाबरनामा किसकी रचना है? अब्दुल रहीम खाने खाना। लेकिन आत्मकथा किसकी है? बाबर की। लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना के साथ में इसमें जो सहयोग करता है, दूसरे जिन्होंने इसमें निर्माण करने में सहायता करी, पाइंदा खां। अब्दुल रहीम खान खाना के साथ में पाइंदा खान ने भी बाबरनामा में सहयोग किया था इसे फारसी अनुवाद करने में। ठीक है? अब इसमें भी 3 बार, यानी तुजुके बाबरी को 3 बार फारसी में अनुवाद किया गया। यहां पर भी सुन लो आप, 3 बार अनुवाद किया गया है फारसी में। ठीक? पहली बार जो अनुवाद किया था, यानी प्रथम बार, पहला अनुवाद जैतुद्दीन, याद रखना, सबसे पहला अनुवाद जैतुद्दीन खवाजा के द्वारा किया गया था। और बाबर के समय में जो काव्य शैली थी, जो कि साहित्य से संबंधित है, तो कौन सी थी? बाबर के समय में एक नई काव्य शैली, बाबर के समय में एक नई काव्य शैली, यानी बाबर ने जो नई काव्य शैली शुरू की थी उसका क्या था? मुबय्यान। क्या? याद रखना, बाबर ने शुरू की थी काव्य शैली नई, इसका नाम था मुबय्यान। ठीक? और बाबर जो अपनी कविताओं का संग्रह करता था, यानी बाबर कविता भी लिखता था, उन कविताओं का संग्रह, यानी उन्हें एक पुस्तक में इकट्ठा भी करता था। तो क्या था संग्रह करने का? दीवान नामक। किसमें करता था संग्रह? उस पुस्तक का नाम क्या था? दीवान। ठीक है? याद रखना, दीवान में इसकी कविताओं का संग्रह है। किसकी? बाबर की। कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में। उसके बाद में बादशाह कौन था? बादशाह था हुमायूं। ठीक है? और हुमायूं साहित्य के लिए क्या करा? हुमायूं के समय में साहित्य के लिए में क्या हुआ भाई? देखो, बात करें तुझे के बाबरी की, तो इसमें भारतीय राजनीतिक
भारतीय जीवन शैली और भारतीय फसलें और फूलों का विवरण है। किसमें? तुझे के बाबरी ने भारत में क्या क्या चीजें उस समय देखी थी बाबर ने, वो इसमें वर्णित किया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं हुमायूं की। तो हुमायूं के समय में कौन था? मिर्जा हैदर गहलोत। भैया मिर्जा हैदर गहलोत कौन था? ये बाबर का मौसेरा भाई। क्या था? बाबर का मौसेरा भाई था। और हुमायूं के समय में हुमायूं की सेना का चीफ एंड कमांडर भी था। क्या था? चीफ एंड कमांडर, और बाबर का मौसेरा भाई। इसने कौन सी लिखी? तारीख रसीदी। तारीख रसीदी लिखी इसने। किसमें भैया? फारसी में। क्या थी? फारसी भाषा में लिखी थी। अब इसमें क्या है? हुमायूं के समय में उसके जीवन काल में जो उतार चढ़ाव हुए थे, हुमायूं के जीवन से संबंधित घटनाएं इसमें मिलती हैं। हुमायूंनामा, बाबर के समय में हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने लिखा। लेकिन कब लिखा, क्यों लिखा? अकबर के अनुरोध पर। अकबर के अनुरोध पर लिखा गया था हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। इसमें क्या है? इसके बाद इसके समय में और कौन सी चीज लिखी, कौन सी साहित्य की रचना हो गई? तो तज़किरात उल वाक़ियात। याद रखना क्या है? तज़किरात उल वाक़ियात। इसमें क्या है? इसमें क्या है? और हुमायूंनामा में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसके बारे में उल्लेख है, याद रखना। कौन सी? कि बाबर को जहर देकर मारा गया था। इसकी जानकारी कहां से है? तो हुमायूंनामा से। ठीक है, तज़किरात उल वाक़ियात किसने लिखी? जौहर अफ्तावाची। अफ्तावाची भैया ये कौन था? ये था हुमायूं का नौकर। कौन? ये था हुमायूं का नौकर जिसने लिखी थी तज़किरातुल वाक़ियात। इसके समय में एक और साहित्य की रचना हुई थी जिसका नाम था वाक़ियात मुस्ताकी। क्या थी? वाक़ियात मुस्ताकी। किसने? रज़ीकुल्लाह मुस्ताकी ने लिखी थी। रज़ीकुल्लाह मुस्ताकी ने लिखी थी ये। लेकिन ये इसकी रचना कब हुई थी? हुमायूं के समय में। तो इसमें जानकारी किसकी मिलती है? जानकारी किसकी मिलती है? लोदियों की और सूर शासकों का वर्णन इसमें मिलता है। किसका? लोदी और सूर। लोदी सूर शासक और उनके सूर काल में जो घटनाएं घटी थी उनकी जानकारियां इसमें मिलती है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आपको मुगल कालीन शिक्षा और साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां विस्तार से मिली होंगी। मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद।